हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। मैं आपका दोस्त चंदन आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास इंटर यानी कि 12th के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप क्लास इंटर यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आपने इंटर में बायोलॉजी ले रखा है और 2027 में होने वाली इंटर के एग्जाम में आप अच्छे रिजल्ट करना चाहते हो, तो हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है आज, क्या टॉपिक दिया गया है वो है आपका बीजांड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। बीजांड को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल, या फिर इसी का दूसरा नाम में आप लोग क्या कह सकते हो, मेगास्पोरेंजियम। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकती है कि बीजांड को और क्या कहा जाता है, तो बीजांड को और क्या कहा जाता है, तो मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। और इसको हिंदी में अगर कहिएगा तो हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे गुरु बीजाणु धानी बोलेंगे। और बीजांड हो गया जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो ओव्यूल बोलेंगे। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगला आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बीजांड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। अगर आप एक नॉर्मली जैसे कि आपने फ्लावर की बेसिक चीजें अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि फूल का ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसको आप लोग वर्तिकाग्र कहते हो, और वर्तिकाग्र के नीचे जब आते हो तो यहाँ पे ये जो फूला हुआ संरचना होता है इसको आप लोग क्या कहते हो, अंडाशय। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय कहते हैं। तो ये जो पार्ट हो जाता है ये क्या हो जाता है आपका अंडाशय, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, ओवरी कहते हो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हो, ओवरी कहते हो। और ये नीचे का पार्ट हो जाता है। और यहीं पे इस वाले पोर्शन को हमने ऐसे करके आपको दिखाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले ओव्यूल, वो बेसिकली है कहाँ पे और कैसे लोकेटेड होते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, उनका क्या आकार होता है, कहाँ पे उनकी स्थिति होती है, ये सब चीजें पहले समझना जरूरी होता है। एनसीईआरटी के बुक में ना ये डायग्राम दे रखी है, बट ये डायग्राम को बच्चे जब देखते हैं, क्लास इंटर के बच्चे जब ये सब चीजें समझ में जब वो खुद से जब देखते हैं तो उनको आइडिया नहीं लग पाता है कि आखिर ये स्ट्रक्चर होते कहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ होते हैं, अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर अंडाशय का ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ये अंडाशय हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, ये वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं वर्तिका, और ये जो संरचना होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। तो अंडाशय के बेस पे ये जो है ये प्लेसेंटा लगा होता है, और प्लेसेंटा से ये संरचनाएं लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्यूनिकल। हिंदी में इसे आप लोग कहोगे बीजांड वृंत। हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग, बीजांड वृंत कहते हैं। तो ये बीजांड वृंत होता है जिसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल से अटैच होता है आपका ओव्यूल यानी कि बीजांड। तो कोई आपसे पूछे कि जो बीजांड जो होता है वो प्लेसेंटा से, बीजांड जो होता है वो प्लेसेंटा से किनके द्वारा अटैच होता है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल से, यानी कि बीजांड वृंत से ये अटैच होता है। तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंठल जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। और हिंदी में क्या कहते हैं, तो बीजांड वृंत कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है आपका, बीजांड वृंत। अब जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी गई है वही एनसीईआरटी का डायग्राम आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हम एनसीईआरटी का ही डायग्राम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनसे एक ऑब्जेक्टिव आया है। इनसे एक ऑब्जेक्टिव जो आया है वो जो क्लास इंटर की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो दिया गया उससे ऑब्जेक्टिव आया है। तो हमने जो डायग्राम जो भी बनाया है वो हमने किसका बनाया है, जो एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया जो बीजांड है, जो एनसीईआरटी ने बीजांड का जो डायग्राम दिया है उसका हमने। तो ये आप देख सकते हो कि ऐसा एनसीईआरटी में बीजांड का डायग्राम दिया गया है, और इसी बीजांड को आप इस रूप में देख सकते हो जिसका मैंने केवल ये पोर्शन हमने दिखाने की कोशिश की है। अब ये जो पोर्शन है ये कहाँ पे है, कैसे है, यहाँ का इसके आगे का क्या हिस्सा है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होते हैं, इनको समझाने के लिए हमने ये आपको डायग्राम हमने बताया है। तो कोई पूछे कि ये संरचना यानी बीजांड कहाँ पे होते हैं, तो अंडाशय के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये संरचना को देखिए, तो इसको ये पूरी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। बीजांड के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं, ये जो संरचनाएं होती है जो किससे जुड़ा होता है, अंडाशय के आधार पर प्लेसेंटा से अटैच होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। इसी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे नाम लिखोगे, ये स्ट्रक्चर क्या, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका हुआ, फ्यूनिकल। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहिएगा, हिंदी में हम लोग इसे बोलेंगे बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या होता है, वो डंठल या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, या फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि डंठल जो प्लेसेंटा से बीजांड को अटैच करता है, उस स्ट्रक्चर को, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को, उस डंडे जैसे स्ट्रक्चर को, उस डंठल जैसे स्ट्रक्चर को, संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत। तो ये हो गया आपका बीजांड वृंत। बीजांड वृंत एक स्कार द्वारा, स्कार मतलब एक बीजांड वृंत को, ये आप टोटल बीजांड को जब देखोगे तो यहाँ पे एक संरचना होगी जहां से ये जो फ्यूनिकल है सो, और ये आपका जो बीजांड है सो अटैच होता है। तो वो पोजीशन जहां से
बीजांड वृंत द्वारा बीजांड अटैच होता है, जुड़ा होता है। उस जंक्शन को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हाइलम। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो ये हो गया हाइलम। तो यहाँ पे इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे हाइलम। इस पोजीशन को जहां से फ्यूनिकल बीजांड से अटैच होता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग कहते हैं हाइलम कहते हैं। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो ये हो गया आपका हाइलम हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ये हो गया हाइलम। उसके बाद आ जाइएगा तो बीजांड का सबसे बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, बीजांड का हमने क्या बोला कि बीजांड का जो बाहर, बीजांड के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट। क्या बोला जाता है? उसको इंटेग्यूमेंट बोला जाता है। तो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर या फिर प्रोटेक्टिव लेयर है, सुरक्षा करने वाला जो आवरण है, उसे क्या बोला गया? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट बोला गया। उसे क्या बोला गया? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण, ये एनसीईआरटी में हिंदी लिखी हुई है कि इंटेग्यूमेंट क्या है? इंटेग्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यावरण। किसी किसी बीजांड के ऊपर अध्यावरण एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो जहां पे अभी आपको जब दिख रहा होगा तो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट आपको अध्यावरण दिखाया गया है। तो अध्यावरण यहाँ पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर एक दो होगा तो क्या बनेगा? अगर सिंपल आपसे अगर एक ही अध्यावरण है तब हम तो सिंपल अध्यावरण ही बोलेंगे, केवल इंटेग्यूमेंट ही बोलेंगे। लेकिन अगर दो लेयर में दे दे तो जो बाहर वाला होगा उसको हम लोग कहेंगे बाहरी अध्यावरण, है ना। अध्यावरण है बाहर की तरफ से है तो बाहरी अध्यावरण, अंदर की तरफ है तो आंतरिक अध्यावरण। तो जो बाहर की तरफ है उसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम लोग? आउटर इंटेग्यूमेंट। और जो अंदर की तरफ से रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। और कोई पूछे अध्यावरण होते क्या है तो हम क्या बोलेंगे कि बीजांड के बाहरी जो प्रोटेक्टिव जो लेयर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण एक भी हो सकता है बीजांड के ऊपर और दो भी हो सकता है। तो अगर एक या दो रहेगा, जब एक रहेगा तो हम केवल इंटेग्यूमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में अध्यावरण दो लेयर में मिल जाते हैं तो एक को जो बाहर की तरफ से होंगे उसको हम लोग बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट बोलेंगे। यानी कि बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण बोलेंगे। अब अध्यावरण से अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो अध्यावरण के अंदर की तरफ जब जाओगे तो एक और लेयर आपको मिलती है, ये न्यूट्रिटिव लेयर होते हैं। न्यूट्रिटिव लेयर कहने का क्या मतलब है? ये पोषक प्रदान करने वाली ये ऐसी लेयर होती है जिनकी जो कोशिका होती है, इनकी कोशिका के अंदर जो होता है वो कूट कूट करके आपके भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व भरे होते हैं। इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर या फिर पोषक तत्व वाली लेयर कहते हैं। ये जो पोषक तत्व वाली जो लेयर होती है उनको हम लोग कहते क्या है? उनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका न्यूसिलस। इनका नाम क्या है आपका? न्यूसिलस, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? बीजांड काय। हिंदी भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? बीजांड काय। तो बीजांड काय क्या होता है? तो हम क्या बोलेंगे कि अध्यावरण के जस्ट नीचे, बाहर की तरफ से जब चलेंगे तो अध्यावरण के जस्ट नीचे या फिर उसके जस्ट नीचे या तुरंत बाद एक आपको पोषण प्रदान करने वाली या भ्रूण कोश के ऊपर या अध्यावरण के नीचे एक पोषण प्रदान करने वाली एक लेयर पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है जिसके अंदर पोषक तत्व भरे पड़े होते हैं। उस लेयर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? तो बीजांड काय। हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। उसके बाद आ जाइएगा, ये अंदर की एक संरचना, एनसीईआरटी की फिगर में अंदर की संरचना में कुछ नहीं बनाया हुआ है। तो ये संरचना है क्या? इसे कहते क्या है? तो ये संरचना का नाम है, ये संरचना को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसको हिंदी में कहते क्या है? इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे बच्चों भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश पुष्प के अंदर यानी कि फ्लावर के अंदर या फ्लावरिंग प्लांट का मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्वेश्चन आएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है? तो भ्रूण कोश को। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये हो गया आपका भ्रूण कोश, जिसे क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और इसी के अंदर पुष्प के यानी कि जो फ्लावर होते हैं उसके अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक पाए जाते हैं। आपने सुना होगा भ्रूण कोश के बारे में, जिसके अंदर अंड कोशिकाएं, इसके अलावा आपका सहायक कोशिकाएं वगैरह ये सब चीजें जो पाई जाती है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं पाई जाती है, सेंट्रल कोशिकाएं पाई जाती है यानी केंद्रीय कोशिका पाई जाती है, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये वही संरचना है जिसके अंदर क्या मिलता है? जिसके अंदर जिसको हम लोग कहते क्या है? तो एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में जब हम लोग चलते हैं तो भ्रूण कोश में यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको इस तरीके से तीन कोशिका समूह मिलेगी, है ना। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं अंड समुच्चय। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय, यानी कि एग एपरेटस बोलते हैं। तो ये एग एपरेटस होता है। और नीचे की तरफ जो होता है, वो नीचे की तरफ जो संरचनाएं पाई जाती है, इसको हम लोग, ये इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नीचे की तरफ संरचनाएं पाई जाती है, तो यहाँ पे तीन कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ भी तीन कोशिकीय संरचनाएं जो है वो पाई जाती है। इस जगह पे कितनी कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है? तीन कोशिकीय संरचनाएं यहीं पे पाई जाती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो ये हो गया आपका, इस पूरे पोर्शन को कहेंगे सिनर्जिड। इसका क्या नाम रखा गया? सिनर्जिड। और सिनर्जिड के अंदर जो तीन सेल है, तीन कोशिका, इसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सेल। और बीच में आपका हो जाता है, ये हो जाता है आपका ध्रुवीय केंद्रक। ये क्या हो जाता है आपका? ध्रुवीय केंद्रक हो जाता है। और ये जो बड़ी वाली कोशिका है, इस बड़ी वाली कोशिका को हम लोग कहते हैं केंद्रीय कोशिका। ये स्ट्रक्चर हम अगले जो वीडियो जो आएंगे तो उनमें हम केवल ये स्ट्रक्चर स्पेशल पढ़ेंगे। बस हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कि कुछ टीचर लोग जब बताते हैं तो इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर भ्रूण कोश के बारे में डिटेल कर देते हैं। तो हम इसको अलग से बताएंगे। जैसे एनसीईआरटी ने पढ़ाया, हमने उसी तरीके को फॉलो किया, उसी तरीके से हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है, जिसके अंदर आगे चल करके निषेचन होगा और आगे चल करके इगुमनज वगैरह बनते हैं, ये सब चीजें। तो ये इसके अंदर होता है, जिसको क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक। अब आ जाइए, कहता है कि यहाँ पे जब आइएगा तो ये न्यूक्लियस क्लियर हो गया, ये भ्रूण कोश हो गया। इसके ऊपर जब देखते हो तो इसके इस वाले जगह पे आपको इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण की लेयर यहाँ पे नहीं मिलती है। तो वो हम क्या बोलेंगे कि बीजांड का वो छोर जहाँ पे अध्यावरण की लेयर नहीं पाई जाती है या अध्यावरण नहीं पाए जाते, वहां पे एक छोटा सा होल, छोटा सा छिद्र रह जाता है, छोटा सा मार्ग रह जाता है। उस छोटे से छिद्र या मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? इस छोटे से छिद्र या मार्ग को हम, इस छोटे या छिद्र या मार्ग को हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। इस छोटे से छिद्र या मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। इस छोर का अगर नाम पूछेगा कि इस छोर को क्या कहते हैं, तो माइक्रोपाइलर इंड। इस छोर को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। और ये नीचे वाला जो छोर होता है, इसको हम लोग कहते हैं चैलेजल इंड। और ये हो जाएगा आपका, अगर इंड के हिसाब से लिखना है तो माइक्रोपाइलर इंड कर लीजिए, माइक्रोपाइलर इंड। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया आपका? माइक्रोपाइलर इंड हो गया। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं। इसको क्या कहते थे बच्चों हम लोग? इसको कहते थे हम लोग फ्यूनिकल। और हिंदी में क्या कहते थे इसको? बीजांड वृंत कहते थे। क्या कहते थे? बीजांड वृंत। और ये जो आपका जो छोर होगा, ये जो छोर होगा, ये जो इंड होगा, ये जो छोर होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रोपाइलर इंड। इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर इंड। जहां पे क्या मिलेंगे? माइक्रोपाइल मिलेंगे। जहां पे क्या मिलेंगे? माइक्रोपाइल मिलेंगे। माइक्रोपाइल क्या होता है? वो छोटे से होल या मार्ग होते हैं जिनसे होकर के वाटर वगैरह, या तो वाटर वगैरह ये सब चीजें, और जब परागनली जब बन रही होती है, परागन होने के पश्चात परागकण की इकाई कोशिका से जो परागनली बनती है, वो परागनली इसी मार्ग से तो भ्रूणकोश के अंदर यानी बीजांड के अंदर एंट्री करने वाला होता है। तो ये छोटा सा ओपनिंग या मार्ग होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इस इंड को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। और माइक्रोपाइलर इंड के अपोजिट वाले जो छोर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं चैलेजल इंड। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको तो हम इधर लिख दे रहे हैं। इस इंड को हम लोग क्या कहते हैं? चैलेजल इंड। इस इंड को हम, इस छोर को क्या कहते हैं? चैलेजल इंड कहते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया आपका एग एपरेटस, ये हो गया सिनर्जिड। ये बड़ी वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी वाली कोशिका को हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं सर? इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूणकोश, जिसके अंदर अंड कोशिका वगैरह पाई जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रोपाइलर इंड के अपोजिट में होता है चैलेजल इंड, या चैलेजल इंड के अपोजिट में होता है माइक्रोपाइलर इंड होता है। जिस छोर पर आपका इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण की लेयर आपको नहीं मिलेगी, उसी छोर पर माइक्रोपाइलर इंड पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाया गया है, ये बीजांड का जो स्ट्रक्चर है, यही बीजांड का स्ट्रक्चर जब निषेचन हो जाता है तो बीज बन जाता है। आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि बीज क्या है, तो हम क्या बोलते हैं? निषेचित बीजांड। यानी कि जब
पुष्प के अंदर जब निषेचन हो जाता है, एक फ्लावर के अंदर जब निषेचन हो जाता है, तो जो बीजांड जो स्ट्रक्चर होती है यही आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वही स्ट्रक्चर है जो निषेचन के पश्चात, निषेचन के बाद क्या बनने वाले हैं, बीज बनने वाले हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। बीजांड का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अगर अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हिस्सा को देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अंडाशय के अंदर एक बेसल पॉइंट पर एक संरचनाएं लगी होती है, बेस पर एक संरचनाएं लगी होती है जिनसे ये अटैच होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा यानी कि अपरा। और अपरा से जो स्टॉक यानी कि डंठल नुमा जो संरचनाएं लगी होती है, डंठल जैसा जो संरचना लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, और हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत और बीजांड जिस जंक्शन पे मिलता है उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हमने दिखाया हाइलम, तो ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है आपका हाइलम। यानी इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कह लेंगे, ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हाइलम बोलेंगे। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। तो ये हो गया आपका हाइलम हो गया। उसके बाद क्या बोलता है कि बीजांड का जो आउटर कवर है, ये वाला जो बाहर कवर, इसको क्या कहते हैं, तो बाहर वाला कवर को हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि इंटेगुमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जब एक होगा तो केवल अध्यावरण ही लिखा हुआ मिलेगा, जब दो होगा तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट जैसी चीजें लिखी हुई मिल जाती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इंटेगुमेंट के अंदर जब आओगे, इंटेगुमेंट ये आउटर था, अगर दो होगा तो आउटर इनर लगा लेना, नहीं है तो केवल इंटेगुमेंट बोलेंगे, यानी कि अध्यावरणी केवल हम बोलेंगे। और अध्यावरण के अंदर की तरफ जब चलते हो तो पोषण युक्त, पोषक पदार्थ युक्त कोशिका पाई जाती है, या पोषक पदार्थ युक्त कोशिका से बनी हुई एक लेयर पाई जाती है जिसके अंदर पोषक तत्व जमा होता है। उस लेयर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और हिंदी में क्या कहते हैं, तो बीजांड काय कहते हैं। इसका काम होता है पोषण देना, इसका काम होता है न्यूट्रिशन देते रहना, ये इसका मेन फंक्शन ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये आज देख लिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।